एवरीवन। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग ध्वनि के बीच में चल रहे हैं। द चैप्टर इज ध्वनि या फिर साउंड, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हम ध्वनि के बारे में कर चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य है या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिसमें कंपन की दिशा में ही तरंग चलती है। और प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वो क्या होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स या फिर अनुप्रस्थ तरंगें। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक मैं आपको संपीड़न विरलन कैसे बता रही थी। पास संपीड़न, दूर विरलन, पास संपीड़न, दूर विरलन, तो एक श्रेणी बन जाती है। उस श्रेणी को अब हम ग्राफ के रूप में पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ से ध्वनि को आप एक ग्राफ के रूप में पढ़ेंगे और आप जानेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टर्म ध्वनि में होते हैं। और इसको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही वो नींव है या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपके क्लियर होंगे तो आपको सवाल करने में भी आराम रहेगा। तो आइए देखते हैं। कम ये आपका ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है। इस पर हमने जैसा आपको बताया कि ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। वाई एक्सेस पर हम लेंगे घनत्व तथा दाब। इसका मतलब समझ रहे हैं कि नीचे घनत्व कम है, दाब कम है, ऊपर गए ज़्यादा, ऊपर गए ज़्यादा, ऊपर गए ज़्यादा, ऊपर गए ज़्यादा। ये अच्छे से समझ में आ रहा है। और जो ये आपका वाई एक्सेस है, इसके ऊपर हम ले लेते हैं दूरी, मतलब कितनी दूरी चल रहा है। आप समझिए, ये रहा संपीड़न, ये रहा विरलन, ये रहा संपीड़न, ये रहा विरलन, ये रहा संपीड़न। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, ये आपका संपीड़न है जहाँ पर दाब अधिक है, घनत्व अधिक है और साथ ही साथ कण बहुत पास पास है। नीचे की तरफ बढ़े, दाब कम, घनत्व कम, कण दूर दूर। तो ये है आपका C, ये है आपका R, ये है आपका C, ये है आपका R और ये है आपका C। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और चूँकि यहाँ पे कम से हम ज़्यादा की तरफ चल रहे हैं, तो इस लाइन को हम कह सकते हैं कि ये औसत घनत्व व दाब की लाइन। इस तरह से ऊपर नीचे चल के विक्षोभ के रूप में ध्वनि आपके कानों तक पहुंचती है। तो यहाँ पर अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पहले आप इस ग्राफ को देखते रहिए और इसको अच्छे से समझिए। आपको पता है कि कोई भी माध्यम हो सकता है। तो जब ध्वनि यहाँ पर गति करती है तो हम अच्छे से देखते हैं कि संपीड़न में एक पॉइंट आता है जो एकदम ऊंचाई का पॉइंट है, या जिसको आप देख सकते हैं कि आप शिखर कहते हैं। दिख रहा है? इसी तरह से आप देखिए, विरलन में भी एक पॉइंट है जहाँ पर सबसे अधिक दाब और घनत्व कम है तथा कण दूर दूर है। तो इन पॉइंट्स को हम फिजिक्स में कहते हैं श्रृंग, या फिर इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हॉर्न। एच बजाने वाला नहीं बेटा ये नॉर्मल वाला हॉर्न। ठीक है, अब इधर देखिए, ये जो पॉइंट है, जो शिखर का पॉइंट है विरलन का, इसको हम कहते हैं गर्त, गर्त। और इसको इंग्लिश में कहते हैं थ्रो, TROUGH। इज इट क्लियर? तो ये श्रृंग है, ये श्रृंग है, ये श्रृंग है, ये गर्त है, ये गर्त है। ये सब लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, अब हम इसके आगे जब बढ़ते हैं तो हम अच्छे से देखते हैं कि जो ऊपर वाला भाग है वो संपीड़न को प्रकट करता है और जो नीचे वाला भाग है वो आपका विरलन को प्रकट करता है। तो जब ध्वनि आपके पास आती है तो एक
वेव के रूप में या एक तरंग के रूप में, एक विक्षोभ के रूप में आती है और कण एक औसत घनत्व और औसत दाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये सारे नोट्स मैं आपको भेजती हूँ। और अब हम यहाँ पर कुछ बेहद इम्पॉर्टेंट बात पढ़ेंगे जिसको समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, और वो है कि कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम ध्वनि तरंग को पढ़ते हैं। अब आप देखिएगा, इसके 5 परिभाषाएं आप कह लीजिए, या 5 लक्षण कह लीजिए, 5 अभिलक्षण कह लीजिए। ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब जब आप पढ़ रहे हैं तो तरंग को एक वेव के रूप में, ध्वनि को एक तरंग के रूप में, वेव के रूप में, विक्षोभ के रूप में, या फिर आप डिस्टर्बेंस के रूप में पढ़ रहे हैं। तो ध्वनि तरंग के मुख्य अभिलक्षण क्या होंगे, ये सारे डायग्राम्स हम आपको देंगे। ये सारा पेपर में आपको आता है। चलिए हम इसको एक चार्ट के रूप में पढ़ें तो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य, इसको हम लैम्डा से, ये जो निशान है ना बेटा, इसको लैम्डा बोलते हैं। ग्रीस एक देश है, उसी देश में ग्रीक भाषा के आधार पर उनके एक अक्षर को लिया गया है, इसको लैम्डा बोलते हैं, इसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, और इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं वेव लेंथ। वेव लेंथ, ओके। एंड द सेकेंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, एंड दैट इज कॉल्ड आवृत्ति। आवृत्ति माने बार बार आना, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, या आपने स्टैट्स में भी पढ़ा है सांख्यिकी में, फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, ओके। और आवृत्ति को हम एक नए शब्द से प्रकट करते हैं। ये भी ग्रीस भाषा का शब्द है, ये आपको वी लग रहा है पर नहीं, इसको हम बोलते हैं न्यू। ये भी ग्रीक भाषा का एक शब्द है। एंड द थर्ड पॉइंट जिसको हम पढ़ेंगे वो है आवर्त। ये सब पेपर में आता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आपको वेव समझ में नहीं आएगी, ध्वनि समझ में नहीं आएगी। आवर्तकाल, इसको हम कैपिटल T से प्रकट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पीरियोडिक टाइम। इज इट ओके? एंड द फोर्थ वन जिसकी हम बात करेंगे, वेग, कि ध्वनि का वेग कितना होता है। ये तो आपको पता है, आपने फिर पहले भी पढ़ा है, स्मॉल वीज, ओके। एंड द लास्ट वन विच वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज आयाम या एम्पली। वेग को हम वेलोसिटी बोलते हैं, ओके। एंड द लास्ट वन इज आयाम, जिसको हम कैपिटल A से प्रकट, इनके शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल A से प्रकट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, AMPLITUDE, एम्पलीट्यूड। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनको पढ़ना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। मैं फिर वही ग्राफ आपको बनाऊंगी। अगर ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा है कि ध्वनि कैसे चलती है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आपको पता है कि मैम इसको क्या लेती हैं वाई एक्सेस पर, दाब, और क्या लिया मैम ने, घनत्व। तो ये नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, याद आया। और ये है आपका C, ये है आपका R, ये है C, ये है R, ये है C, ये है R, और ये है C। Is it okay for you? Now we are talking about something else. श्रृंग आपको बता ही दिया था, 1 2 3 4, 4 श्रृंग है, या जिसको हम कहते हैं कि 4 हॉर्न है। 1 2 3, 4 आपकी गर्त हैं, 3 आपके गर्त हैं, इनको हम कहते हैं थ्रू, TROUGH। ये आपका सिंपल ग्राफ है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुरू करती हूँ
डेफिनेशन मैं आपको दे दूंगी, डेफिनेशन को बेटा समझना बहुत ज़रूरी है। तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ एक्चुअली क्या होती है? तरंग दैर्ध्य किन्हीं दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की अथवा किन्हीं दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को लैम्डा या कहते हैं हम तरंग